हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि महिला के स्त्री धन पर उसके पति का और ससुराल वालों का कोई अधिकार होता है कि नहीं होता है। लेकिन कभी कभी हमें इस तरीके के मामले भी देखने को मिलते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते हस्बैंड वाइफ आपसी सहमति के आधार पर सारा लेन देन करने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कोर्ट से म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डाइवोर्स भी ले लेते हैं। लेकिन डिस्प्यूट के दौरान दोनों परिवारों के बीच में इस कदर एनिमिटी बढ़ जाती है कि फिर एक दूसरे से प्रतिशोध बदला लेने की भावना से काम करने लगते हैं। और यह भी देखने को मिलता है कि आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने के बाद सारा लेन देन होने के बाद भी महिला के मायके वालों के द्वारा ससुराल पक्ष के ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं, सब कुछ सेटल होने के बाद भी। तो आज के जिस जजमेंट में बात करने जा रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में जजमेंट दिया गया है। इस मामले में हम ये देखेंगे कि महिला के स्त्री धन पर उसके मायके वालों का कोई अधिकार होता है कि नहीं। क्या महिला के माता पिता मायके वालों के विरुद्ध उसके सामान को लेकर के जो शादी में दिया गया था कोई मुकदमा कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, एक मामला तेलंगाना का था। हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट के बाद दोनों लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि दोनों लोग म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेके अलग हो जाएं। दोनों के बीच में जो भी स्त्री धन था, ज्वेलरी थी, सामान था, उस सब का लेन देन भी हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। आपसी सहमति के आधार पर डाइवोर्स लेने के बाद उस महिला के द्वारा दूसरे व्यक्ति से शादी भी कर ली जाती है। शादी करने के करीब 3 से 4 साल के बाद उस महिला के पिता के द्वारा महिला के ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज मांगने, महिला का सारा स्त्री धन छीन लेने, स्त्री धन का दुरुपयोग करने, ये धारा लगा करके एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। हाँ दोस्तों, डीपी एक्ट की धारा 6 में और 406 इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी यह कहते हुए कि मेरी बेटी का फला फला सामान, उसमें कुछ ज्वेलरी थी, कुछ और सामान था, ऑलमोस्ट जो भी स्त्री धन था, उस स्त्री धन को लेकर के एफआईआर दर्ज कराई जाती है। मामले में विवेचना चलती है। विवेचना के बाद पुलिस ये पाती है कि हाँ, महिला का स्त्री धन उसके ससुराल वालों के द्वारा उसके पिता को वापस नहीं किया गया। आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है। पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में 482 फाइल की जाती है सीआरपीसी के तहत, उसको क्वैश करने के लिए। तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि ये ट्रायल में देखा जाएगा, इसमें बहुत से बिंदु हैं जो विचारण जिनमें होना बहुत जरूरी है, और 482 सीआरपीसी खारिज कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। साथियों, यह जो मामला था सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मुलकला मल्लेश्वर राव एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य, केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो सबसे अहम सवाल था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के महेश्वरी, जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। सबसे अहम सवाल यह था कि क्या पिता अपनी पुत्री का स्त्री धन मायके वालों, ससुराल वालों से मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है। दूसरा अहम सवाल यह था कि उस स्थिति में जबकि उसकी पुत्री आपसी सहमति के आधार पर सारा लेन देन करने के बाद तलाक लिख चुकी है। पूरे मामले को विस्तार पूर्वक देखा जाता है और विस्तार पूर्वक देखने के बाद यह पाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण केस का भी हवाला दिया जाता है। प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार, रश्मि कुमार बनाम महेश कुमार, माया गोपीनाथ बनाम अनूप एसबी, ये तमाम केसेस हैं जिनकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। और इन सभी केसेस का हवाला देते हुए कहा जाता है कि महिला का अपने स्त्री धन पर पूर्ण स्वामित्व है। ना तो उसका पति और ना ही उसका रिश्तेदार कोई उसका दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत एक हिंदू महिला अपनी संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी है। हाँ दोस्तों, सेक्शन 14 हिंदू
एडॉप्शन एक्ट 1956, उसकी धारा 14 के तहत महिला पूर्ण स्वामिनी है अपने सारे स्त्री धन की। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि 406 में जो मानदंड होने चाहिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, जो आवश्यक चीजें होना चाहिए उस अपराध को गठित करने के लिए, वह चीजें इसमें मिसिंग हैं, नहीं पाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है, जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा, प्रतिशोध लेने की भावना से। कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि आपराधिक कार्यवाही का उद्देश्य गलत काम करने वालों को न्याय के कटघरे में लाना है। हाँ दोस्तों, जुडिशियल कस्टडी में लाना है, उसको ट्रायल चलाना है। यह उन लोगों के खिलाफ बदला लेने या प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है जिनके साथ की किसी शिकायतकर्ता की दुश्मनी है। हाँ दोस्तों, हो सकता है महिला के घर वालों या पिता की उसके ससुराल वालों के साथ कोई पर्सनल रंजिश हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पर्सनल दुश्मनी के लिए बदला लेने का साधन नहीं है, गलत काम करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए है ये कानूनी प्रक्रिया जो है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि न्याय शास्त्र जो है, स्त्री धन, न्याय शास्त्र कहता है कि स्त्री धन की एकमात्र स्वामिनी होने के नाते महिला को एकमात्र अधिकार है। और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि ना तो पति को कोई अधिकार है, ना पिता को कोई अधिकार है, और पिता वसूली का दावा अपने पुत्री के स्त्री धन के लिए नहीं कर सकता। फाइनली ये जजमेंट दिया जाएगा साथियों। तो दोस्तों, जिस तरीके से महिला के स्त्री धन पर पति का कोई अधिकार नहीं है, उसी तरीके से महिला के स्त्री धन पर उसके मायके वालों का, रिश्तेदारों का और पिता का भी कोई अधिकार नहीं है। पिता वसूली का मुकदमा भी नहीं कर सकता ससुराल वालों के खिलाफ अपनी पुत्री के स्त्री धन को लेकर के। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी जरूर बताएं कमेंट्स करके। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून के कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।